नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किया और 3,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ बातचीत से इंकार किया। कहा, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में 56,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बना। 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की एक सप्ताह की यात्रा पर न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कैंसर के इलाज में कारगर अनुसंधान के लिए 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरा देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला एकदिवसीय क्रिकेट मैच कल लखनऊ में। समाचार संध्या में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन और 3,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 1,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एम्स लगभग 247 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने बिलासपुर के बांदला में 140 करोड़ रुपए की लागत से तैयार राजकीय जल अभियांत्रिकी महाविद्यालय का भी उद्घाटन किया। उन्होंने नालागढ़ में चिकित्सा उपकरण पार्क और पिंजौर से नालागढ़ तक 4 लेन वाली सड़क परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने बिलासपुर के लुहणू मैदान में कहा कि बिलासपुर में बना एम्स हरित एम्स के नाम से जाना जाएगा, चूंकि इसका निर्माण करते हुए पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा गया है। केंद्र सरकार का प्रयास है कि गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज उस पर खर्च कम से कम हो, ये इलाज भी बेहतर मिले और इसके लिए उसको दूर तक जाना भी न पड़े। इसलिए आज एम्स मेडिकल कॉलेज जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर सुविधाओं और गांवों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने पर एक सीमलेस कनेक्टिविटी पर हम काम कर रहे हैं, उस पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत पहले हिमाचल अपने रक्षा कर्मियों के लिए जाना जाता था और अब एम्स बन जाने के बाद चिकित्सा सुविधाओं के साथ अपनी पहचान बनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि विजयदशमी के अवसर पर राज्य की जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का दोहरा उपहार मिला है। बिलासपुर एम्स एक और बदलाव का प्रतीक भी है। ये ग्रीन एम्स के नाम से जाना जाएगा। पूरी तरह पर्यावरण प्रेमी एम्स, प्रकृति प्रेमी एम्स। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि राज्य की सुंदरता तथा स्वास्थ्यवर्धक पर्यावरण का अनुभव करने के लिए दुनिया भर से आने वाले लोगों को यहां आने का एक और कारण मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सभी राज्यों के लिए समान विकास सुनिश्चित किया है और हिमाचल प्रदेश में हुए विकास कार्य जनता की वोट की शक्ति का परिणाम है। अगर एम्स बना है तो आपके एक वोट की ताकत है। अगर टनल बना है तो आपके एक वोट की ताकत है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है तो ये आपके वोट की ताकत है। अगर मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है तो ये भी आपके वोट की ताकत है। और इसलिए आज मैं हिमाचल की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां ड्रोन नीति तैयार की गई है, जिससे दूर दराज के इलाकों को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में आज 3,653 करोड़ रुपए की परियोजनाएं समर्पित करने के लिए भी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। हम हिमाचल वालों के लिए एम्स का मतलब दिल्ली होता है, लेकिन आपने इस पहाड़ की इस पीड़ा को समझा और आपने हम हिमाचल वालों के लिए एम्स का मतलब बिलासपुर कर दिया। इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं, कभी भूल नहीं सकते इस बात को।
हम प्रगति की राह पर कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन ये चीजें याद दिलाती रहेंगी हम कहां से शुरू हुए थे और किस नेतृत्व ने हमें संबल दिया, किस नेतृत्व ने हमें सहयोग दिया, किस नेतृत्व ने हमें आगे बढ़ने का हौसला दिया। और उसमें अगर किसी का जिक्र आता है तो नाम एक है, नरेंद्र मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की सुविधा दिल्ली से बाहर भी उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री का सपना रहा है। श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने राज्य के हितों की सदैव उपेक्षा की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य का विशेष दर्जा बहाल किया। हम सबके मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक नहीं अनेकों स्कीम की सौगात हिमाचल प्रदेश की जनता को समर्पित करने के लिए आए हैं। मैं उनको आप सबकी ओर से विजयदशमी का भी शुभकामनाएं देता हूं। वो जिस तरीके से देश की, दुनिया की, मानवता की सेवा में पल पल लगे हैं। अगर हमको आशा की किरण दिखी तो तब दिखी जब हिमाचल की धरती ने दिल्ली में कमल खिलाया और भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री बनाया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में विकास परियोजनाओं के शुभारंभ और आधारशिला रखे जाने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पिछले 8 वर्षों में आपकी सरकार ने 12 करोड़ शौचालय हो, 3 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान हो, 11 करोड़ से ज्यादा मुफ्त में रसोई गैस के सिलेंडर का कनेक्शन हो, या 45 करोड़ जनधन खाते हो, हर घर हर गांव को बिजली देने की बात हो, या अब हर घर को नल से स्वच्छ जल देने का भी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही करके दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की वार्ता से इंकार करते हुए कहा है कि मोदी सरकार केवल जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत करेगी। कश्मीर के बारामूला में एक रैली में गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर घाटी से किसी भी कीमत पर आतंकवाद का खात्मा किया जाएगा। इन्होंने 70 साल तक यहाँ राज किया, वो लोग सलाह देते हैं पाकिस्तान से बात करो। मेरा स्पष्ट मत है, मैं पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहता। मेरे बारामूला के गुर्जर, पहाड़ी और बकरवाल भाइयों बहनों को बात करना चाहता। मैं कश्मीर के युवाओं को बात करना। जरा खुली नजर से, खुले दिमाग से सोचिए, जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, इसने कश्मीर का क्या भला किया। श्री शाह ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि इन 3 परिवारों ने पिछले 75 वर्षों में जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती लोगों के दुखों के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कश्मीर में विकासात्मक और औद्योगिक क्रांति लाई है। गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 75 वर्ष में जम्मू कश्मीर में सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जबकि मोदी सरकार ने कुछ ही वर्षों में 56,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और मोदी जी ने ये 3 साल में 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज जम्मू कश्मीर में आने का। पहले ये टेररिस्ट हॉटस्पॉट था, अब टूरिस्ट हॉटस्पॉट। कश्मीर के घाटी में सबसे ज्यादा साल के 6 लाख सैलानी आया करते थे। आज मैं यहाँ पर अक्टूबर में आया हूँ, जोर से ताली बजाइएगा। पहले 6 लाख आते थे, अक्टूबर तक 22 लाख प्रवासी यहाँ आ चुके हैं, जिससे कितने युवाओं को रोजगारी मिली। उन्होंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर स्थानीय युवाओं के हाथों में पत्थर और बंदूकें देने का आरोप लगाया। आतंकवाद ने दुनिया में किसी का भला किया, ऐसी कोई घटना हो तो मुझे आतंकवाद के पैरोकार जो है वो बता दें। दहशतगर्दी से किसी का भला नहीं। जम्मू कश्मीर के 42,000 लोग 90 से लेकर आज तक दहशतगर्दी के भेंट चढ़ गए, आतंकवाद के भेंट चढ़ गए। मुझे बताइए भाइयों बहनों माताओं, ये 42,000 लोगों की मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार? श्री शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने और इसे फिर से धरती का स्वर्ग बनाने का दृढ़ संकल्प लिया है। गृह मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार के औद्योगिक पैकेज में युवाओं के हाथों में लैपटॉप और मोबाइल फोन प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि 56,000 करोड़ का औद्योगिक पैकेज जम्मू कश्मीर में
15,000 रोजगार लाएगा। उन्होंने शेख फारूक अब्दुल्ला पर आरक्षण के मुद्दे पर गुर्जर और बक्करवाल समुदाय को भड़काने का आरोप लगाया और स्पष्ट किया कि पहाड़ी भाषा समुदाय को समान लाभ प्रदान किया जाएगा, लेकिन अन्य के आरक्षण कोटे में कोई कटौती नहीं की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पूरे विश्व को एक परिवार मानता है, लेकिन यदि कोई देश उस पर कुदृष्टि डालता है तो उसे उचित जवाब दिया जाता है। श्री सिंह ने विजयदशमी के पर्व पर उत्तराखंड के चमोली में औली सैन्य केंद्र पर सशस्त्र बलों और भारत तिब्बत सीमा के जवानों के साथ शस्त्र पूजा के बाद ये बात कही। गलवान में जो कुछ भी हुआ, हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया कि आपने पासा पलट दिया है, मैं आप सबको अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। जहां तक भारत के चरित्र का प्रश्न है, भारत ने आज तक न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया। लेकिन ये बात भी सच है कि यदि हमको कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत किसी भी सूरत में उसे माफ भी नहीं करेगा। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत के बढ़ते कद को स्वीकार किया है और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सभी मुद्दों पर भारत की निर्णायक भूमिका रही है। श्री सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात बड़े सम्मान के साथ सुनी जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता के साथ सशक्त बनाने पर बल दिया है। नागपुर में दशहरा पर्व पर वार्षिक संबोधन में उन्होंने कहा कि समाज को एकजुट रखने के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता आवश्यक है। श्री भागवत ने कहा कि दोनों की साझेदारी समाज की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनको भी सशक्त करना पड़ेगा। हमारे यहाँ उनको माता मानते हैं, वत्सलता उनका गुण है, जगत जननी के रूप में उनकी कल्पना करते हैं। श्री भागवत ने कहा कि आबादी और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नीति बनाने की आवश्यकता है। श्री भागवत ने मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने की नीति बनाए जाने का समर्थन किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया आजादी का इतिहास। डाउनलोड कर रे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। Northeast Diary program broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, the 6th of October 2022, brings an exclusive interview with Faiba Cooper, who was recently awarded the Crystal Gale Memorial Award 2022 for excellence in visual arts in Meghalaya. Looking forward to see you there. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किया और 3,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। गृहमंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ बातचीत से इनकार किया। कहा, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में 56,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बना। 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की एक सप्ताह की यात्रा पर न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कैंसर के इलाज में कारगर अनुसंधान के लिए 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरा देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला एकदिवसीय क्रिकेट मैच कल लखनऊ में। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है।
देश में सत्र 2021-22 में 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। इनमें से 35 लाख मीट्रिक टन चीनी को एथेनॉल उत्पादन के लिए और 359 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन चीनी मिलों द्वारा किया गया था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ये मौसम भारतीय चीनी क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी सत्र साबित हुआ है। इस सत्र में चीनी का रिकॉर्ड 109 लाख मीट्रिक टन से अधिक का निर्यात हुआ। मंत्रालय ने कहा कि सहायक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और केंद्र सरकार की नीति से भारतीय चीनी उद्योग ने ये उपलब्धि प्राप्त की है। इससे लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की एक सप्ताह की यात्रा पर आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंच गए हैं। डॉक्टर जयशंकर की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा है। विदेश मंत्री ने आज न्यूजीलैंड की संसद सदस्य प्रियंका राधाकृष्णन से मुलाकात की। उन्होंने न्यूजीलैंड की प्रमुख हस्तियों के साथ एक संवाद सत्र में भी भाग लिया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत न्यूजीलैंड संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्री कल न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न के साथ एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें भारतीय समुदाय डॉक्टर जयशंकर को असाधारण उपलब्धियों और योगदान के लिए सम्मानित करेगा। दोनों नेता न्यूजीलैंड में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इंडिया एट 75 डाक टिकट जारी करेंगे। डॉक्टर जयशंकर मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। इस अवसर पर एक अन्य पुस्तक हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ का भी विमोचन किया जाएगा। इसमें सिख समुदाय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष संबंध को प्रदर्शित किया गया है। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा और सिडनी जाएंगे। भारत अमेरिका कूटनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी USISCEP की मंत्रिस्तरीय वार्ता शुक्रवार को होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी वाशिंगटन डीसी और ह्यूस्टन में भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। श्री पुरी जलवायु के प्रभाव को झेलने में सक्षम शहरी बुनियादी ढांचे पर विश्व बैंक के अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। पिछले साल अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा घोषित यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के अनुसार संशोधित भारत अमेरिका कूटनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी की शुरुआत की गई थी। विश्व व्यापार संगठन WTO ने वैश्विक व्यापार वृद्धि में अगले साल मंदी का अनुमान व्यक्त किया है। तेजी से बढ़ती ऊर्जा और खाद्य कीमतों तथा बढ़ती ब्याज दरों के कारण आयात में कमी को इसका कारण बताया जा रहा है। संगठन ने यूक्रेन में युद्ध से बिगड़ते हालात की स्थिति में आयात मांग और कम होने की भी चेतावनी दी है। जेनेवा स्थित WTO की महानिदेशक न्योग्जी ओकुंजो-इवेला ने कहा कि 2023 के लिए परिदृश्य नकारात्मक नजर आता है। इस वर्ष रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कैरोलिन बटोजी, मार्टिन मेल्डेल और बेरी शार्पलेस को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। इन्हें ये पुरस्कार अणुओं के टूटने स्निपिंग ऑफ मॉलिक्यूलर टुगेदर पर किए गए काम के लिए दिया गया है। इस प्रक्रिया को क्लिक रसायन विज्ञान के रूप में जाना जाता है। क्लिक रसायन विज्ञान जीवित कोशिकाओं की तरह अणुओं को एक साथ जोड़ने के बारे में है। उनके काम का उपयोग कोशिकाओं का पता लगाने और जैविक प्रक्रियाओं की निगरानी करने के लिए किया जाता है। इसका कैंसर उपचार की दवाओं में उपयोग किया जा सकता है। 2001 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 80 वर्षीय शार्पलेस अब 2 बार पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। केंद्र ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा संगठनों के 10 सदस्यों को आतंकवादी गतिविधियों में उनकी भूमिका के लिए आतंकवादी घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने उन्हें आतंकवादी घोषित करते हुए अधिसूचना जारी की है। ये आतंकवादी पाकिस्तान में रह रहे हैं। इनमें से 5 हिजबुल मुजाहिदीन, 2 तहरीक-उल-मुजाहिदीन से और एक लश्कर-ए-तैयबा, जम्मू कश्मीर इस्लामिक फ्रंट और हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी से जुड़े हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख शौकत अहमद शेख पाकिस्तान से गतिविधियां चला रहा है।
राजस्व खुफिया निदेशालय ने पूर्वोत्तर सीमा के जरिए तस्करी करके लाया गया 23 किलोग्राम सोना बरामद किया है। इस सोने की कीमत करीब 11 करोड़ 65 लाख बताई जा रही है। इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि हाल ही में पूर्वोत्तर में बरामद हुए तस्करी के सोने से ये संकेत मिलता है कि बांग्लादेश और म्यांमार से लगी सीमाओं से सोने की तस्करी बढ़ी है। इस वर्ष सितंबर में भी 121 किलोग्राम सोना जब्त किया गया था। इससे पता चलता है कि पूर्वोत्तर गलियारे का इस्तेमाल सोने की तस्करी के लिए किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने उद्योगों की सहायता के लिए आत्मनिर्भर गुजरात योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में बताया कि इस योजना से राज्य में लगभग 12,50,000 करोड़ रुपए का प्रस्तावित निवेश होने की आशा है। इसके अलावा आने वाले दिनों में लगभग 15 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर हरित ऊर्जा, पारिस्थितिकी तंत्र, संधारणीयता और गतिशीलता सहित 9 क्षेत्रों की पहचान प्रमुखता से गौर करने योग्य क्षेत्रों के रूप में की गई है। इस नीति में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों, बड़े उद्योगों और वृहद उद्योगों के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों का प्रस्ताव किया गया है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आज की कड़ी में हम ला रहे हैं भारत में सिनेमा का सफर। बीसवीं शताब्दी में सिनेमा की कला अपने आविष्कार के कुछ ही वर्षों के भीतर भारत आ गई। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के ने 1913 में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज की। इसके बाद ये इतिहास बन गई और फिर पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा आर्देशिर ईरानी ने 1931 में बनाई। खुदा के नाम पे प्यारे ताकत है गर देने की, दे कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर लेने की, ले। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गीतों, नृत्य और रोमांस से मिली जुली फिल्में जिन्हें इंडियन मसाला कहा गया, वो सामने आईं। 1940 के दशक में भारत के लगभग आधे सिनेमा हॉल्स और भारत की कुल फिल्मों में से करीब 50% फिल्में बनाने वाला दक्षिण भारत सांस्कृतिक पुनर्जीवन का माध्यम बना। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सिनेमा का वास्तविक विस्तार शुरू हुआ। सरकार ने 1948 में फिल्म प्रभाग स्थापित किया, जो विश्व के विशाल डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माताओं में गिना गया, और इसने वर्ष भर में 200 से अधिक लघु डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो 18 भाषाओं में रिलीज की गईं। देश में स्थायी फिल्म थिएटरों के लिए 9000 प्रिंट तैयार किए गए। देखते ही देखते विश्व भर में भारत फीचर फिल्मों का सबसे बड़ा निर्माता बन गया। देश में 2019 तक 6327 सिंगल स्क्रीन और 3200 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन सिनेमा थे, और फिर विभिन्न भाषाओं के फिल्म उद्योग के कारण सामने आया भारतीय सिनेमा। 2021 में हिंदी में 495 फिल्में और इसके बाद कन्नड़ में 336, तेलुगु में 281, तमिल में 254, मलयालम में 219, बांग्ला में 193 और मराठी में 164 फिल्में बनी। भोजपुरी में 101, गुजराती में 80, पंजाबी में 63, उड़िया में 42 और असमी में 34 फिल्में बनी। इसके अलावा अंग्रेजी में 28 फिल्में बनाई गईं, तुलु में 16 और मणिपुरी में 15 फिल्में बनाई गईं। कल की कड़ी में बॉलीवुड के नाम से विख्यात हिंदी फिल्मों की कहानी सुनाई जाएगी। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR News Alerts,
यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक प्रतिबद्धताओं की सराहना की है। भारत में बालिका शिशु मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है और ये बालक शिशु मृत्यु दर के समान स्तर पर आ गई है। हालांकि 16 राज्यों में बालकों की तुलना में बालिकाओं की मृत्यु दर अब भी ऊंची है, लेकिन 2011 के बाद से ये अंतर कम हो गया है। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ में ये अंतर सबसे अधिक था। वहां बालक शिशु की मृत्यु दर 35 थी और इसकी तुलना में बालिका शिशु की मृत्यु दर 41 थी। विजयदशमी का पर्व आज देश भर में हर्षोल्लास से मनाया गया। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में रावण पर भगवान राम की विजय की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्रीमती मुर्मू ने आशा प्रकट की कि इस पर्व से लोगों में नैतिकता, सत्य और अच्छाई के शाश्वत मूल्यों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दशहरा धर्म में लोगों की आस्था को भी सुदृढ़ करता है। प्रधानमंत्री ने दशहरा के पर्व पर सबके जीवन में संयम, साहस और ऊर्जा के संचार की कामना की है। बांग्लादेश में मूर्तियों के विसर्जन के साथ दुर्गा पूजा का 5 दिवसीय उत्सव संपन्न हो गया। ढाका और अन्य शहरों में पारंपरिक जुलूस निकाले गए। उत्तराखंड में केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट इस महीने की 27 तारीख को भाई दूज के दिन बंद कर दिए जाएंगे, जबकि गंगोत्री को इस महीने की 26 तारीख को गोवर्धन पूजा के दिन बंद किया जाएगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट अगले महीने की 19 तारीख को सर्दियों के लिए बंद किए जाएंगे। मंदिर समिति ने आज विजयदशमी के अवसर पर यह घोषणा की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले 3 मैचों की T20 श्रृंखला भारत ने 2-1 से अपने नाम की थी। PR श्रीजेश और सरिता पूनिया को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के पुरस्कारों में लगातार दूसरी बार साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला गोलकीपर चुना गया है। दोनों खिलाड़ी ये उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के केवल तीसरे पुरुष और महिला खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की सूची में निशानेबाजी की वापसी होगी, जबकि कुश्ती को हटा दिया गया है। निशानेबाजी को बर्मिंघम में हुए पिछले खेलों की सूची से हटा दिया गया था। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज 40 स्वर्ण, 25 रजत और 24 कांस्य पदकों के साथ कुल 89 पदक जीतकर तालिका में सबसे ऊपर है। हरियाणा दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। स्क्वाश में पुरुष वर्ग में तमिलनाडु ने महाराष्ट्र को और महिला वर्ग में दिल्ली ने तमिलनाडु को हराकर स्वर्ण जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किया और 3,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। गृहमंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ बातचीत से इंकार किया। कहा, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में 56,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बना। 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की
एक दिन सप्ताह की यात्रा पर न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कैंसर के इलाज में कारगर अनुसंधान के लिए 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरा देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।